तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का फॉर्मूला शॉर्ट। इस फॉर्मूला शॉर्ट में हम काइनेमैटिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। आप बस बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि अगर ये एक आर्क है, ठीक है, इसको कहते हैं रेडियस, आर से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं थीटा, मतलब एंगल, और इस पूरी को कहते हैं आर्क, और इसको एल से डिनोट करते हैं। तो थीटा, रेडियस और आर्क में रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पहला फॉर्मूला ये ध्यान में रखना, और ध्यान रखना थीटा मस्ट बी इन रेडियन। देखो, जो थीटा है ना उसको कहते हैं एंगल, और एंगल की दो यूनिट होती हैं, एक होती है रेडियन, एक होती है डिग्री। इस वाले फॉर्मूले में थीटा की यूनिट रेडियन में पुट करनी है आपको, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है। नेक्स्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, बहुत बेकार बना है लेकिन मान लेते हैं कि एक सर्कल है। चलिए, और ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। चलिए, अब मान लो कोई पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट तक गया। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। तो कोई भी पार्टिकल A पॉइंट से चला वो B पॉइंट तक गया, ठीक है। चलिए, देखो इसकी ये भी रेडियस हो गई, ठीक है। अब जब वो A से B तक गया तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका डिस्टेंस बताओ। चलिए, अब हम बताते हैं। देखो, जब वो ये A से B तक गया तो इसने ये वाला थीटा कवर करा, मान लेते हैं कि इसने थीटा कवर करा, ठीक है। और जब ये A से B गया और हम इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है ना शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, बिल्कुल। और इस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। r रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा कितना थीटा उसने कवर करा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाओगे सर्कल वाले पर तो डिस्प्लेसमेंट आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो A से B तक गया है तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है, A से B जाना एक्चुअल पाथ है, मतलब A से B जाना ही डिस्टेंस होगी इसकी, ठीक है। वो देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि इसी को आर्क कहते हैं। ध्यान दो, हमने जब पढ़ा था ना थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला तो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना भाई, ठीक है। तो आर्क ये हो गई, रेडियस ये हो गई, थीटा ये हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, आर्क के बराबर। तो अब आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क। आर्क का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आर थीटा रेडियस इंटू थीटा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखना थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यहाँ पर भी थीटा मस्ट बी इन रेडियन और यहाँ पर भी थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर एक सर्कल है, कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, डिस्टेंस हो जाएगा r इंटू थीटा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आराम से एक पेपर लो, पेन लो, सारे फॉर्मूले लिखो, फिर चिपका दो और याद करते रहो जब तक नीट का पेपर नहीं आए, ठीक है। इस फॉर्मूला शॉर्ट में सारे फॉर्मूले कवर होंगे आपके। देखो, एक पूछी जाती है एवरेज स्पीड,
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलिए हो गया। एक पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये दो फॉर्मूले से आपके सारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और अब एक नोट पॉइंट और लिखो। नोट पॉइंट ये कहता है फॉर अ स्ट्रेट पाथ, मतलब कोई भी मान लो ए पॉइंट है और ये बिल्कुल सीधा चला बी पॉइंट तक, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चला, तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी एवरेज वेलोसिटी के बराबर। बहुत कमाल का नोट पॉइंट है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूज होगा। मतलब फॉर अ स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मतलब अगर ये स्ट्रेट पाथ नहीं हुआ, ये अड़ंग बड़ंग वाला पाथ हुआ, मतलब ए से बी तक जाना है और ये कुछ इस तरह से जा रहा है, तो डिस्टेंस इज नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड इज नॉट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब देखो यार, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए ना हम एक ट्रिक भी डेवलप कर लेते हैं जो आपने पढ़ी भी होगी और उसका मैं रिवीजन कराऊंगा आपको। ठीक है, और ध्यान रखना ये ट्रिक सिर्फ एवरेज स्पीड को निकालने के लिए है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो भैया फॉर्मूले पे जाओ, एवरेज वेलोसिटी के लिए ये ट्रिक नहीं है, मात खा जाओगे। हमेशा इस ट्रिक को यूज करना एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है, चलिए अब केस 1 क्या कहता है इस ट्रिक का कि फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल, मान लो ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B। अब कोई भी पार्टिकल A से B गया तो उसने पहली टाइम लिया t, यहाँ से यहाँ तक का लिया t, यहाँ से यहाँ तक जाने का लिया टाइम t, और यहीं n तक चला गया t, मतलब t n टाइम तक ले लिया उसने t टाइम। ठीक है, और v1 वेलोसिटी थी इसकी, v2 वेलोसिटी थी, v3 थी, v4 थी और यहाँ तक vn थी। फिर से कोई भी पार्टिकल a से b तक गया और इसने n टाइम तक t टाइम इंटरवल लिया। ठीक, इसकी पहली बार ली जब इसने t टाइम लिया तो इसकी वेलोसिटी थी v1, फिर थी v2, फिर थी v3, फिर थी v4, फिर vn तक। ठीक है, तो इसमें एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 कहाँ तक, vn तक, अपॉन n। सर क्या ये वाला सिनेरियो वाला क्वेश्चन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन अगर वो वाला फॉर्मूला 2 मिनट लेगा तो ये 1 मिनट लेगा। ये फॉर्मूला इसीलिए याद करना ज़रूरी हो जाता, ये पूछा भी बहुत जा रहा है आजकल और जल्दी क्वेश्चन करवा देगा। हम मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर में समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, मान लो ये कोई पॉइंट A है और ये पॉइंट B है।
अब कोई भी पार्टिकल ए से बी तक गया, बिल्कुल, और इसको मान लेते हैं सी डी। ए से सी जाने में 30 सेकेंड लगाए, सी से डी जाने में भी 30 सेकेंड लगाए, डी से बी जाने में भी 30 सेकेंड लगाए, ठीक है। उसकी ए से सी जाने में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, सी से डी जाने में 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, डी से बी जाने में 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n। v1 कितना है 10, v2 कितना है 20, v3 कितना है 30 अपॉन n कितना है, देखो पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, 3 इंटरवल हो गए तो ये 3। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 3, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड हो गई एवरेज स्पीड। और देखो एवरेज स्पीड को ना आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाला फॉर्मूला तो भाई कन्वेंशनल फॉर्मूला है, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये ट्रिक है, ये सिर्फ फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इससे कैसे निकाल सकते हो? देखो टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 8 में भी पढ़ा होगी ये वाला फॉर्मूला, 9th में भी, 10th में भी। तो स्पीड कितनी है 10 इंटू 30, तो ये हो गया 300 मीटर। वहीं से यहाँ से भी डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ से भी डिस्टेंस निकालोगे। अब ये 3 अलग अलग डिस्टेंस आ जाएंगी, तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब टोटल टाइम तो आपको पता है 30 + 30 + 30 90, समझ रहे हो ना? आंसर यही आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो ऑलवेज वैलिड है, ये एक ट्रिक है जो कभी कभी वैलिड है, ठीक है। चलिए अब केस सेकंड देखते हैं हम इसमें। केस सेकंड कहता है फॉर n इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। चलिए मान लो कोई A पॉइंट है और कोई B पॉइंट है। अब कोई पार्टिकल A से B तक गया, ठीक है, तो उसने n इक्वल D इंटरवल कवर करे, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, उसने डिस्टेंस लिया d d d d, कहाँ तक d? n टाइम्स तक d, ठीक है। और जब वो यहाँ से यहाँ तक गया, इसकी स्पीड थी v1, v2, v3, v4, फिर n टाइम्स में थी vn, तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 डॉट डॉट 1/vn, ये हो जाएगी। इसको ध्यान में रखो। अब इसको समझाने के लिए भी मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलिए वो एग्जाम्पल क्या है? मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब ये कोई पार्टिकल A से B तक गया है, तो इसने 10 मीटर कवर करा। पहले में ली स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में ली 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड, अब देखो एवरेज स्पीड आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर भी निकाल सकते हो, लेकिन हम फिलहाल ट्रिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हम ट्रिक से निकालेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला क्या था? n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है, और 1/vn तक, ठीक है। यहाँ पर देखो n 2 है, 1 2 अपॉन 1/v1 है 10 प्लस 1/v2 है 20, तो हो जाएगा 2/20। यहाँ पर बचा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 20/3, तो ये हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।
चलिए, ये भी आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अब देखो, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर हम इसी को ऐसे लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया वेलोसिटी में अपॉन कितने टाइम में आया, ठीक है। चलिए, वो देखो, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये वाला तो सबको याद रहता है, लेकिन ये वाला हर कोई भूल जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना भैया, फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है जो सबको याद रहता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना। चलिए, हर एक फॉर्मूले को अपने पेज पर लिखो और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए तो चिपका दो और हमेशा याद करते रहो। चलिए, अब देखो, मैं एक जुगाड़ बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें याद करने का, और वो जुगाड़ क्या है देखिए। चलिए, देखो, यहाँ पर लिखो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखो वेलोसिटी, यहाँ पर लिखो एक्सेलरेशन। अब देखो, इधर से इधर चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है वेलोसिटी। फिर इधर से इधर चलो तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है एक्सेलरेशन। फिर से s मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन। इधर से इधर चलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन विथ फिर से मैं दोहराता हूं, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है चेंज इन वेलोसिटी, देता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाती है भाई, इसलिए मैं फिर से दोहराता हूँ। यहाँ पर लिखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इधर से इधर चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसको, इस जुगाड़ से आपके। चलिए, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। चलिए, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन मोशन है s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट, बस हो गया, ठीक है। ये तीनों तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
एक और याद करनी पड़ेगी, वो है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए वाई टू इंटू 2n-1। मतलब अगर कोई पूछे नवे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, तो वो इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, एक्सलरेशन दे देगा, वो मान लो नवे सेकंड में पूछा है तो 9 यहाँ आप पुट कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए वो देखो एक फॉर्मूला और ध्यान रखना कि मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। अब कोई भी पार्टिकल ए से बी तक गया और ए और बी का सेंटर है ओ, तो ए से ओ और बी से ओ डिस्टेंस सेम है एक्स एक्स, क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, तो ए से ओ भी एक्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ओ से बी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब मान लो कोई भी पार्टिकल ए से वेलोसिटी से गया v1, बी से वेलोसिटी से गया v2 और v मिड पूछता है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ की वेलोसिटी दे देगा v1, यहाँ की वेलोसिटी दे देगा v2, v मिड पूछेगा कि बताओ v मिड क्या है, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप ध्यान रखो, v मिड इज इक्वल टू अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये ध्यान में रखो भाई। ठीक है, चलिए चलिए देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पूछता है कई बार, वो होता है u प्लस वी अपॉन 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब हम फॉर्मूले देखेंगे ग्राफ के। चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। चलिए देखो, यहाँ पर y एक्सिस पर ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर ले लिया हमने टाइम। ठीक है, अब हमने कोई भी आर्क लिया इस तरह से और हमने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लिया और छोटा सा टाइम लिया, तो देखो ये ट्रायंगल की तरह बन गया और ये एंगल ले लिया थीटा। और हमसे पूछा गया कि स्लोप बताओ, तो आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन बेस क्या है, टाइम। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी हमने पढ़ा था वेलोसिटी होती है, बस यही फॉर्मूला हमें दिखाना था आपको। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए। चलिए अब देखो, कुछ सिनेरियोज बताते हैं हम आपको। मान लो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है और कुछ ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप होता है टेन थीटा और यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री, ये हो गया टेन जीरो। अब टेन जीरो की वैल्यू होती है 0, मतलब वेलोसिटी आ गई 0। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। वहीं सिनेरियो अलग कर दें और ग्राफ को कुछ इस तरह से बना दें। ठीक है, और ये थीटा ले लें और आपसे फिर से पूछ ले कोई स्लोप, तो आप कहोगे स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो कांस्टेंट है, देखिए इस पॉइंट पर लोगे तो वो ये भी थीटा आएगा, इस पॉइंट पर लोगे ये भी थीटा आएगा, इस पॉइंट पर लोगे ये भी थीटा आएगा। मतलब इस पूरे ग्राफ के हर पॉइंट में एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा कांस्टेंट है।
मतलब ये कांस्टेंट है, और स्लोप बराबर होता है वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमें ये पता चला इस चीज़ से, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप नेगेटिव होता है, और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो स्लोप नॉट डिफाइन होता है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। देखो हम ग्राफ में आपको रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। अभी हम रिजल्ट और कंक्लूजन्स बता रहे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव। देखो इस ग्राफ में थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। ये बात हमें कैसे पता चली, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, समझ रहे हो ना आप। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लो ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये टाइम ले लिया, और कुछ इस तरह से ग्राफ बना लिया। तो यहाँ पर थीटा आ गया ये, तो यहाँ पर स्लोप पूछा गया तो आप कहोगे स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा देखो कांस्टेंट है, इस पॉइंट पर देखोगे तो भी थीटा आएगा, इस पॉइंट पर देखोगे तो भी थीटा आएगा, मतलब स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप देखोगे यार यहाँ का जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, समझ रहे हो ना। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बस जो पेपर ले आए ना आप उस पर लिखते जाओ, दीवार पर चिपका देना, याद कर लेना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो भाई मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ठीक है। हम ग्राफ को थोड़ा डीप समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डीप, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। उसका रीज़न ये है ग्राफ से यार बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ठीक है। चलिए अब ये कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, इसको कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी होगी इंक्रीजिंग, ठीक है। वहीं अगर हम ये वाला ग्राफ लें कि मान लो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लें, यहाँ पर टाइम लें, और कुछ इस तरह से, मतलब ये वाला ग्राफ, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड का एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है। हर एक चीज़ का रिजल्ट ध्यान रखना भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी, ठीक है। अब आप ये भी समझो कि अब हम देखेंगे ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। चलिए देखो यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी, यहाँ पर लिखेंगे टाइम। एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर ये कोई आर्क है तो वही हम छोटी सी वेलोसिटी लेंगे, छोटा सा टाइम लेंगे, और यहाँ पर थीटा लेंगे, तो इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू छोटी सी वेलोसिटी अपॉन छोटा सा टाइम। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमने पढ़ा था, ये एक्सेलरेशन होता है। हाँ भैया, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, सॉरी फिर से मैं दोहराता हूँ, वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा था पीछे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। दिमाग में डाल दो, बहुत ज़्यादा यूज आएगा इसका, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ आती है, मान लो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है।
अभी कुछ इस तरह से एक आर्क है और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v डॉट डी टी, ये देता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दो भैया, वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का कर्व या फिर ये कहें वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ध्यान से भैया, मैं यहां पर आपको कुछ चीजें रिकॉल करवा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप देता है आपको वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कंसाइज कर दिया, जितना भी समझाया था वो यहाँ लिख दिया, इसको आपको रटना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। चलिए मान लो ये एक्सेलरेशन लेते हैं, यहाँ पर टाइम लेते हैं, तो देखो मान लो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कर्व है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेलरेशन डॉट डी टी मतलब एरिया अंडर कर्व ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम देता है चेंज इन वेलोसिटी। फिर से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए डॉट डी टी इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम देता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर विस्तार से कंसाइज करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि क्या क्या देता है, क्या क्या नहीं देता है, ठीक है। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। चलिए देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ में स्लोप देता है वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व कुछ नहीं देता। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी, एरिया अंडर द कर्व कुछ नहीं देता। वहीं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, वहीं एरिया अंडर द कर्व देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ध्यान रखना भाई। वहीं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का स्लोप कुछ नहीं देता, वहीं एरिया अंडर द कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब ये कंसाइज कर दिया है, इसको भाई पेपर पे लिख लो, आपके मजे आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं यार, वो नए नहीं बनते। चलिए अब हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में अब हम क्या देखेंगे, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। चलिए अब यहां से कोई भी पार्टिकल या बॉल यू स्पीड से किसी ने फेंकी, अब वो इस तरह से गई, फिर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर वो वापस आई।
और ध्यान रखना, अगर हम उसको u वेलोसिटी से फेंकेंगे और वो आकर जब ग्राउंड पर गिरेगी तो भी उसकी वेलोसिटी u होगी, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी तो इसकी मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पहला पॉइंट, ग्राउंड से हमने किसी भी बॉल को फेंका u स्पीड से तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, मतलब इसको कह देंगे हम मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। फिर ये वापस आएगी और ये वही वेलोसिटी जो हमने इसको इनिशियली दी थी वो गेन कर लेगी, और जब ये ग्राउंड पे टप्पा खाएगी तो इसकी वेलोसिटी होगी u, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला ध्यान रखना है मैक्सिमम हाइट का, और वो होता है u² अपॉन 2g, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है अपवर्ड जर्नी का टाइम। देखो ये दो जर्नी है ना, एक ऊपर जाने की जर्नी, एक नीचे जाने की जर्नी, और ऊपर जाने की जर्नी का टाइम होता है u अपॉन g। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, मतलब यही डाउनवर्ड जर्नी का टाइम होता है। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस पूरी जर्नी में टोटल टाइम लगता है t, और ये होता है डाउनवर्ड जर्नी प्लस अपवर्ड जर्नी को मिलाकर, तो टोटल टाइम आ जाता है 2u अपॉन g। बस भैया इतनी चीज़ें ध्यान में रख लो, आपकी बहुत हद तक परेशानी ख़त्म हो जाएगी। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर u से छोड़ा तो u पर आकर गिरेगी और मैक्सिमम हाइट पर 0 वेलोसिटी हो जाती है। और देखो ये सिमेट्री शो करती है, मतलब अगर मान लो यहाँ से इसकी स्पीड u है तो इसके सेम हाइट पर इसकी नीचे जाती हुई स्पीड u मिलेगी। अगर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t लगा तो यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम t लगेगा, समझ रहे हो ना। सिमेट्री शो करती है ये बहुत हद तक। चलिए अब हम देखेंगे गैलीलियो ट्रिक। चलिए गैलीलियो ट्रिक। देखो गैलीलियो ट्रिक क्या कहती है कि अगर आप किसी भी बॉल को ड्रॉप करोगे h हाइट से, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है। अगर आप किसी भी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करोगे, ड्रॉप का मतलब इनिशियल स्पीड 0 होगी, ठीक है। और मान लो वो यहाँ ऐसे आकर गिरी, ठीक है, तो उसने शुरू के t टाइम में s1 चला, अगले t टाइम में s2 चला, अगले t टाइम में s3 चला। तो h1 is to s2 is to s3 का रेशियो होगा x is to 3x is to 5x। फिर से गैलीलियो ट्रिक ये कहती है कि अगर आपने किसी भी बॉल को ड्रॉप करा, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल स्पीड 0, किसी h हाइट से, तो वो सेम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस इस रेशियो में कवर करेगी, x 3x 5x। अब मान लो यहाँ पर s4 होता तो ये हो जाती 7x, मान लो यहाँ पर s5 होता तो ये हो जाती 9x, अब मान लो यहाँ पर s6 होता तो ये हो जाती 11x, मान लो यहाँ पर s7 होता तो ये हो जाती 13x, अब मान लो यहाँ पर s8 होता तो अब बताओ कितनी हो जाती 15x। मतलब ओड नंबर में चलेगा, x 3x 5x 7x 9x 11x 13x 15x। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ से 2022 में नीट के क्वेश्चन आया था, और ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता रहता है, जेई में भी, नीट में भी, हर कहीं बहुत मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन चुका है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखो। गैलीलियो ट्रिक क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अगर आपने कुछ इनिशियल इसको वेलोसिटी v दी तो गैलीलियो ट्रिक नहीं लगेगी, समझ लो ना। इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, फिर कंडीशन का फॉर्मूला क्या कहता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे सबसे आसान टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। ये सबको आसान लगता है,
रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में आप ये समझो, मतलब ये बस है, ठीक है, ये वी ए वेलोसिटी से जा रही है। अब ये कोई दूसरी बस है, इसको बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ वी वेलोसिटी से जा रही है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी बताओ, देखो इसका मतलब होता है कहीं भी वी ए बी लिखा हुआ हो ना, तो इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी। अब कोई पूछ ले वेलोसिटी ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू ए बताओ, वेलोसिटी बी ए, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसका फॉर्मूला आप आगे ऐसे खोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ वी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो यार, रिलेटिव वेलोसिटी में इससे ज़्यादा बताने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हलवा कॉन्सेप्ट है। आपसे कुछ नहीं आता है तो भी आप बता दोगे दिमाग लगाकर, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूँ इस सिनेरियो को। मान लेते हैं बस है ए, ये बी, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आप कहोगे यार हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला भी यही कहता है। फिर वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, देखो 20 मीटर पर सेकेंड नहीं, नेगेटिव 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने कन्वेंशन पढ़े होंगे कि इधर चलती है कोई भी चीज़ तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, इधर चलती है कोई भी चीज़ तो उसको लेते हैं निगेटिव, ऊपर जाती है कोई भी चीज़ तो उसको पढ़ लेते हैं पॉजिटिव, नीचे जाती है कोई भी चीज़ उसको लेते हैं निगेटिव। ये कन्वेंशन के बेसिस पर मैं इधर चलने वाली चीज़ को निगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितने आ जाएगी, 10 माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर मैं पूछ लूँ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप कहोगे यार फॉर्मूला तो ये बताया था वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, नेगेटिव 20, माइनस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में है। फिर वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, पॉजिटिव 10, तो ये हो गई पॉजिटिव 10। अब यहाँ से आ जाएगी नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना, बहुत हलवा कॉन्सेप्ट था, बस इस चीज़ को ध्यान में रखो, हर कोई सा क्वेश्चन कर लोगे रिलेटिव वेलोसिटी का। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस मैंने फॉर्मूला बता दिया, अप्लाई कर कर बता दिया, आपका काम हो गया। और बता रहा हूँ, बस मैंने फॉर्मूला बता दिया, अप्लाई कर कर बता दिया, आपका काम हो गया। अब हम देखेंगे रेनमैन प्रॉब्लम के फॉर्मूले। चलिए शुरू करते हैं। देखो रेनमैन प्रॉब्लम में दो केसेस बनते हैं, एक बनता है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, केस नंबर फर्स्ट में ये कहा जाता है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है वी आर से, मतलब इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, और मैन की स्पीड दे देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन, और वो लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। अब ये पूछेंगे कि वर्टिकल से किस एंगल पर, मतलब थीटा पर छाता खोलें ताकि ये मैन बारिश की बूंदों से ना भीगे। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख लो, वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। इसमें यार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, मुझे मालूम है ये बहुत जल्दी से मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेनेशन जाऊंगा तो ये वन शॉट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं इतना कहता हूँ कि केस 1 में इतना ध्यान रखो कि क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है और मैन लेफ्ट साइड या राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि किस थीटा पर वर्टिकल से अम्ब्रेला को खोला जाए ताकि मैन भीगे ना। तो आप फॉर्मूला ध्यान रख लो, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे केस 2।
केस 2 में ना पता क्या होता, केस 2 में बारिश कुछ इस तरह से आती है, कुछ इस तरह से, मतलब टेढ़ी, वो कुछ वर्टिकल से थीटा एंगल बनाकर आती है, और रेन की स्पीड होगी वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब वी आर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पर मैन है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर बारिश किसी थीटा एंगल से आई वर्टिकल से, तो मैन की स्पीड क्या हो ताकि मैन को बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड दिखे, वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई लगे। मतलब एक्चुअल में तो बारिश किसी एंगल से आ रही है, वर्टिकल से, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है मैन की स्पीड कितनी हो ताकि मैन को बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई लगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप दिमाग लगाना कि ठीक है, मैन यहाँ पर है, बारिश कुछ इस तरह से आ रही है, तो देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू कोस थीटा, और एक हो जाएगी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड लगनी चाहिए मैन को। ठीक है, तो मैन को जाहिर सी बात है इधर भागना पड़ेगा, और किस स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ मैन से। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर हो जाएगी वी वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू साइन थीटा के, तो बारिश सिर्फ डाउनवर्ड आती हुई दिखाई देगी, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू कोस थीटा से। तो बस यही है, वेलोसिटी ऑफ मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन से इनटू साइन थीटा से बराबर कर दो, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको ध्यान में रखो। देखो यार, रेन मैन प्रॉब्लम के एक्चुअल में फॉर्मूले होते ही नहीं है, मैं तो बस आपको दे रहा हूँ, आपको बस सिनेरियो ध्यान रखना है, फॉर्मूला लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं इसको मतलब पढ़ाने बैठ जाऊँ रेन मैन प्रॉब्लम को, तो यार ये आधा घंटा या 40 मिनट ले जाएगा, इसलिए मैंने बड़े क्विक में 2 सिनेरियो बताए हैं, उनके फॉर्मूले बताए हैं। अगर ये क्वेश्चन फंस गया तो आप एज इट इज़ फॉर्मूले लगा देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे स्विमिंग प्रॉब्लम्स। मतलब कोई भी मैन या गर्ल किसी भी नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो वो वाला, इसके भी केसेस बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केस नंबर 1। मान लो ये नदी है और इसकी विड्थ d दे दी गई है, ठीक है, और नदी इस तरफ बह रही है विद वेलोसिटी ऑफ वी आर। ठीक है, वी आर है नदी की वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट ए है, अब इसके ठीक अपोजिट पॉइंट बी है मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर कोई मैन है, ठीक है, यहाँ पर कोई मैन है। अब मैन क्या चाहता है कि वो डायरेक्टली ए से बी तक पहुंचे। मैन चाहता है ए से बी तक पहुंचे, तो उसको किस तरह से टहलना हो, मतलब तैर कर जाए वो, ताकि वो ए से बी तक पहुंच जाए। अब देखो, अगर वो सीधा जाएगा तो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर की तरफ है, तो कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी उसे धक्का देगी। अगर वो इस तरफ से जाएगा तो फिर भी वो इधर को जाएगा। लेकिन अगर वो इससे कुछ एंगल पर जाए विद वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब वी एम है विद वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, किसी एंगल पर जाए, तो देखो ये तो इधर जाना चाहता है, नदी से इधर धक्का देनी चाहती है, तो ये कुछ इधर अलाइन हो जाएगा और बी पॉइंट पर पहुंचेगा। समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो थीटा की वैल्यू क्या हो ताकि ए से बी पर पहुंचे मैन, तो वही बताना होता है हमें। चलिए शुरू हो जाइए। देखो सिंपल सी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो आप इसको इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, एक मिनट रुको, ठीक है। अब थीटा बताना होता है आपको, ठीक है। चलिए अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन के कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू कोस थीटा, एक इस तरफ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू साइन थीटा,
ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कोस थीटा तो ए से बी तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर ले जाने की कोशिश कर रही है और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इधर लेना जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हो जाए तो इस वाले कंपोनेंट की मदद से ये जो मैन है ए से बी तक पहुंच जाएगा। बस यही करना है। वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। बस अब देखो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। बहुत सिंपल सी बात है। अब थीटा निकालोगे एग्जैक्ट तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, या तो इस फॉर्मूले को ध्यान रख लो या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसको लगाकर ये फॉर्मूला निकाल लेना। ठीक है, इससे आप ये सब कुछ निकाल सकते हो। चलिए एक मिनट रुकिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, माइक हम ऑन करना भूल जाते हैं और हम पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन आवाज़ गायब होती है, इसलिए चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब केस 2 देखते हैं। चलिए केस 2 क्या होता है। मान लो ये रिवर है, इसकी विड्थ डी दे रखी है। ठीक, अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब देखो कोई यहाँ पर मैन है, वुमेन भी ले सकते हो, मैं मैन ले रहा हूँ क्योंकि इसका नाम लिखना छोटा है। अब ये मैन क्या चाहता है ना, मैन वॉन्ट मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। मतलब मैन चाहता है कि वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर दे। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एक नदी है, उसकी विड्थ दे दी जाएगी डी और मैन चाहता है कि वो मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस कर दे। तो इसके लिए एक पॉइंट ध्यान रखना, वो पॉइंट ये है कि जब भी किसी नदी को कोई भी मैन मिनिमम टाइम में कवर करेगा या क्रॉस करेगा तो उसको वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा। ठीक है भैया, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मतलब कोई भी मैन चाहता है कि वो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर दे तो उसको हमेशा रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा। अब मान लेते हैं रिवर का फ्लो इस तरफ है और रिवर की स्पीड है VR। ठीक है, अब देखो मैन, रिवर ये हो गई, रिवर की स्पीड तो ये हो गई, अब मैन को परपेंडिकुलरली तैरना होगा। ठीक है, और मैन की स्पीड है वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, इस स्पीड से तैरना होगा। चलिए अब देखो ये इसने तैरना तो इधर चालू किया लेकिन ये पहुंचेगा इधर। ठीक है, समझते हो ना आप, क्योंकि ये जाना तो इधर चाहता है लेकिन नदी का बहाव इसे इधर ले जाएगा। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं C पॉइंट। ठीक है, और देखो एक मिनट रुको, ये किस स्पीड से गया था, वेलोसिटी ऑफ मैन से। चलिए अब देखो टाइम निकालते हैं हम, जो मिनिमम टाइम लगा। ठीक है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, D। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करी, D। स्पीड कितनी ली, वेलोसिटी ऑफ मैन, इनटू टाइम, वही तो हमें निकालना है, टाइम मिनिमम। तो मिनिमम टाइम हो गया विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो ये A से B तक की तरफ चला लेकिन ये पहुंच गया C, तो ये B से C जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। मतलब मैन या वुमेन कितनी ड्रिफ्ट हो गई। ठीक है, अब वो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं D से, कैपिटल D से। चलिए अब हमें ड्रिफ्ट निकालना है तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे। डिस्टेंस, ड्रिफ्ट क्या है भैया, डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
अब देखो ड्रिफ्ट कराने वाली स्पीड क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इनटू टाइम कितना था वो हमने यहाँ निकाल लिया, कितना आ गया, डिस्टेंस डी मतलब विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना, समझ लो ना। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, चलिए यार ये जो लास्ट के टॉपिक आए ना, जैसे स्विमर प्रॉब्लम या फिर रेन वाले जो प्रॉब्लम है, ये ना यार ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा एकदम कराते हुए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये फॉर्मूले जो मैंने आपको पढ़ाए, पढ़ लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए इसके फॉर्मूला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रोजेक्टाइल क्या होता है आपको पता है, मतलब एक ग्राउंड है, ठीक है, इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। चलिए अब आपने कोई भी बॉल ली या स्टोन लिया और इसको इस तरह से फेंक दिया, तो ये जाहिर सी बात है इस तरह से गिरेगा, ठीक है। इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। कोई भी हमने बॉल ली तो ये जाहिर सी बात है इस तरह से ले गिरेगी, ठीक है। चलिए अब देखो इसको हम इनिशियल स्पीड जो देंगे वो होगी u, ठीक है, और जो ग्राउंड से एंगल बन रहा होगा ये होगा थीटा। अब देखो ये x डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये y डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है। तो हम x डायरेक्शन के चीज़ों को और y डायरेक्शन की चीज़ों को बिल्कुल अलग करेंगे, y डायरेक्शन, ठीक है, y डायरेक्शन सही से लिख लेते हैं। चलिए अब देखो इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन क्या होगी निकालते हैं। देखो u स्पीड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आएगा ये हो जाएगा u कोस थीटा, एक इधर हो जाएगा ये होगी u साइन थीटा, ठीक है। तो x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हो गई u कोस थीटा और x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हो गई u साइन थीटा, ठीक है। ज़्यादा खचलम मचलम तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ध्यान से देखो, y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हो गई u साइन थीटा, x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हो गई u कोस थीटा, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन होता है 0, इस बात को ध्यान रखो, होते ही नहीं ना एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन होता है नेगेटिव g। नेगेटिव g इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, ठीक है। अब देखो जब ये यहाँ पर पॉइंट करी ये वाली स्टोन या बॉल, तो इसकी स्पीड यू ही रहेगी, मतलब u से शुरू हुई u पर ही टब्बा खाई ग्राउंड पर, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा ही बनाएगी, मतलब अगर यहाँ से जाने का एंगल थीटा था तो यहाँ से भी जाने का एंगल थीटा होगा, मतलब इसको अगर हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा पर फेंका तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा पर ही गिरेगी, ठीक है। अब चलो इसके भी दो कंपोनेंट करते हैं, एक इधर हो जाएगा u कोस थीटा, एक इधर हो जाएगा u साइन थीटा। चलिए अब फाइनल स्पीड इन x डायरेक्शन कितनी है u कोस थीटा, फाइनल स्पीड इन y डायरेक्शन है नेगेटिव u साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन u कोस थीटा, फाइनल स्पीड इन x डायरेक्शन u कोस थीटा, मतलब स्पीड चेंज नहीं हुई, मतलब पूरे रास्ते x डायरेक्शन की स्पीड u कोस थीटा ही रहेगी, u कोस थीटा ही रहेगी, u कोस थीटा ही रहेगी, u कोस थीटा ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करता है एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, समझ रहे हो ना। चलिए और देखो इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन थी u साइन थीटा, लेकिन फाइनल स्पीड इन y डायरेक्शन हो गई निगेटिव u साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहा लेकिन साइन उल्टा हो गया, मतलब ये अपवर्ड थी इनिशियल में तो फाइनल में डाउनवर्ड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी होगा भैया, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो टॉप पर पहुंचा है ना, ये जो टॉप पर पहुंचा है इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट,
ठीक है। बहुत बार मतलब ये x की कहानी हो गई, ये y की कहानी हो गई, नहीं वो वाली x नहीं, ये x डायरेक्शन की कहानी हो गई, ये y डायरेक्शन की कहानी हो गई, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होता है, और नेट वेलोसिटी क्या होती है। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो मैक्सिमम हाइट पर x डायरेक्शन तो इस वेलोसिटी बदलेगी नहीं भैया, वो तो होगी u cos थीटा, u cos थीटा, मतलब मैक्सिमम पर भी u cos थीटा होती है। y डायरेक्शन की स्पीड हो जाती है 0, ठीक है, और नेट वेलोसिटी आ गई u cos थीटा प्लस 0, तो ये 0 के तो कोई अहमियत नहीं है, तो ये u cos थीटा ही हो जाएगी, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखो, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए और देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा काम देगा। अब देखो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, और देखो u साइन थीटा y डायरेक्शन की स्पीड है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो u y स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब y डायरेक्शन के स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये भी हो सकता है u y स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब इनिशियल स्पीड हो y डायरेक्शन का स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहते हैं रेंज, और इसको हम r से डिनोट करते हैं। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको रफ कर देता हूँ, ये चीज़ तो समझ में आई होगी ना। चलिए, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, एक ये होता है। अब आपको एक चीज़ पता है कि आपने ट्राइग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा का अगर आप आगे खोलोगे तो होगा 2 साइन थीटा इंटू कोज थीटा। तो अगर आप साइन 2 थीटा को खोलोगे तो रेंज का एक और फॉर्मूला पर बन जाता है, वो होता है u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोज थीटा अपॉन g। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, देखो ये बनता है 2u कोस थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन g। अब देखो u कोस थीटा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ux। u साइन थीटा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो uy, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, लिखने के 3 तरीके हैं। फॉर्मूला एक ही है, लिखने के 4 तरीके हैं, ठीक है। सॉरी, फॉर्मूला एक ही है, लिखने के सिर्फ 2 तरीके हैं। फॉर्मूला एक ही है, लिखने के 3 तरीके हैं। चलिए, रेंज आ गई, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, ये भी आ गया भैया, रेंज का भी फॉर्मूला आ गया। चलिए चलिए, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लो। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2u अपॉन जी। u साइन थीटा होता है इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, तो u लिख सकते हो आप, ठीक है। ये फॉर्मूले रट लो, बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के भी सारे फॉर्मूले आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए, अब देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, वो ये है कि रेंज एंड मैक्सिमम हाइट में रिलेशन, और वो रिलेशन आप निकाल भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। याद करना है तो इसको याद ध्यान में रख लेना, 4h max इज इक्वल टू r tan थीटा। मतलब मैक्सिमम हाइट में और रेंज में ये रिलेशन होता है। और सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो रेंज
मैक्सिमम होगी। और थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर थीटा 1 मैं थोड़ा सा डीपली बताना पड़ेगा इसको। मतलब अगर किसी भी बॉल को आप थीटा 1 से फेंक रहे हो और फिर उसी बॉल को थीटा 2 से फेंक रहे हो और इन दोनों का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 90 डिग्री है, तो इस केस में रेंज सेम होगी। मतलब मान लो आपने थीटा ले लिया 30 डिग्री और थीटा 2 ले लिया 60 डिग्री, तो 60 प्लस 30 तो 90, तो इस केस में रेंज सेम होगी। या फिर आपने 50 डिग्री ले लिया थीटा 1, थीटा 2 40 डिग्री ले लिया, तो इस केस में भी रेंज सेम होगी। मतलब मान लो ये ग्राउंड है, आपने ग्राउंड से फेंका पहला और इससे फेंका u1 स्पीड से और थीटा 1 तक, ठीक है। और फिर आपने दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका इस स्पीड से, मतलब थीटा 2 से, ठीक है, u स्पीड से और u स्पीड से और थीटा 2 से, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 90 डिग्री है, तो देखो रेंज सेम होगी। मतलब ये सेम जगह पर जाकर गिरेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ बताया है, ठीक है। चलिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आपने यहाँ से u स्पीड से थीटा 1 से फेंका, यहाँ से u स्पीड से थीटा 2 से फेंका, तो देखो इनकी रेंज सेम होगी, मतलब सेम ही जगह जाकर गिरेंगे। लेकिन देखो हाइट अलग हो सकती है, हाइट अलग होंगी, ठीक है। चलिए अब अपना लास्ट कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे या लास्ट फॉर्मूला देखेंगे, ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला। चलिए ट्रेजेक्टरी फॉर्मूला। देखो ट्रेजेक्टरी के दो फॉर्मूले हैं, आप ध्यान रखना। पहला ट्रेजेक्टरी ना y और x में रिलेशन बताती है। पहला फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला है एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ पर r जो है वो रेंज है। अगर रेंज का फॉर्मूला जो आपने ये पढ़ा था 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी रख दोगे, तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्रेजेक्टरी के ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। बस आज का फॉर्मूला शॉर्ट यहीं समाप्त होता है। आपको इस फॉर्मूला शॉर्ट में क्या कमियां लगी वो कमेंट में बताना, और जिस चैप्टर के बारे में भी आप फॉर्मूला शॉर्ट चाहते हो वो बताना, मैं उसको जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।